Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून मैम। पास्कल लॉ तक बताई थी ना। देखो उसके बाद इसके एप्लीकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, इसके दो एप्लीकेशन यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लिक्विड का यूज करते हैं, लिक्विड की हेल्प से कोई भारी चीज को उठाते हैं तो उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलेंगे, और लिक्विड की हेल्प से ब्रेक लगाते हैं तो उसको हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। ये दोनों ही जो एप्लीकेशन है ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है। पास्कल लॉ फर्स्ट देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये देखो यहाँ पे इसका ड्रॉ बना हुआ है। ये एक टाइप का मशीन होता है जिससे हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे कार हो गया, जीप हो गया, ठीक है, उसको, या फिर जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है, ब्रिज बन रहा होता है, तो जो भी रॉ मटेरियल्स होता है जिससे सामान को उठाते हैं और उसको जितनी हाइट पे भेजना होता है वहां पे भेजते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ड्रॉ बना है, यहाँ पे देखो ये एक दो सिलेंडर जैसा बना हुआ है, एक थोड़ा सा पतला और एक चौड़ा है। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग एरिया है। यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, एक यहाँ पर और यहाँ पे। तो यहाँ से इस पिस्टन को प्रेस किया जाता है और लिक्विड यहाँ आता है, इस तरह से इधर जाता है और ये आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाता है। तो यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखोगे एग्जाम में अगर आएगा तो, कि लेट यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल जो एरिया लिया हुआ है, पूरे का एरिया हम एक ही लेंगे, याद रखनेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F1, यहाँ का प्रेशर होगा P1। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा P2, सॉरी फोर्स लगेगा F2, और जो प्रेशर लगेगा P2। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग फोर्स और प्रेशर की सिलिंड्रिकल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हम इस साइड पे फोर्स F1 जब अप्लाइड करेंगे पिस्टन पे, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P इक्वल टू F1 अपॉन A1। ठीक है, इसके लिए एरिया लेंगे A1, इसके लिए एरिया लेंगे A2। तो जैसे ही पास्कल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पास्कल लॉ ने ये बताया था कि अगर फोर्स बराबर है, हर साइड से लगने वाला, अगर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अगर बराबर है, तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो भी एक दूसरे के बराबर होता है। तो उसी के हेल्प से फर्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे P इज इक्वल टू F अपॉन A, मतलब P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। ये आपका एक प्रेशर निकलेगा। दूसरा प्रेशर निकालेंगे हम अपवर्ड के लिए, ये हो गया डाउनवर्ड के लिए, ये प्रेशर हमने निकाला। अब अपवर्ड के लिए निकालेंगे। हाँ, तो अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो F2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमने निकाला है F1 अपॉन A1, और ये आपका जो एरिया है वो आपका एरिया हो गया यहाँ पर, ये आपका A2 के फॉर्म में रहेगा। प्रेशर सेम रहेगा, एरिया अलग अलग रहेगा। तो ये आपका बनेगा, F1 को आप अलग कर देंगे, यहाँ आएगा A2 अपॉन A1, मतलब यहाँ पर आ गया F2 इज इक्वल टू F1 इक्वल टू A2 अपॉन A1। F1 को उसके डिवाइड में लेके आइए, F2 अपॉन F1 इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो यहाँ पर देखिए जो आपका A2 है वो ग्रेटर देन होगा A1 से, और जो आपका F2 है वो भी ग्रेटर देन होगा F1 से। मतलब कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और जहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे वहां पे कम लगेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे की ओर लेके आते हैं तो कम फोर्स लगता है, और ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगता है, इसलिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा इसके। और देखा जाए तो एरिया भी इसका ज्यादा है और ये वाले का एरिया जो है वो कम है। तो ये हो गया आपका पास्कल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके बाद है दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक का यूज गाड़ियों को स्टॉप करने के लिए, जैसे कि हो गया बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बस वगैरह को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ बना हुआ है, ये आपका ब्रेक पैडल होता है, जहाँ पर हम
प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक ऑयल फिल होता है इस तरह से, यहाँ से ऑयल फिल होता है जो यहाँ जाता है, इस तरह से फिल होता है। जैसे ही हम उसको ब्रेक लगाते हैं, यहाँ का जो ऑयल है वो इस मास्टर सिलेंडर में जो हमने ऑयल डाला हुआ है वो इस डायरेक्शन पे जाएगा, फिर इस वाले एरिया में आता है। और जब इस वाले एरिया में आता है तो यहाँ पे जब फोर्स, यहाँ का फोर्स जब यहाँ पे अप्लाई होता है तो ये जो आपका एरिया है P1 और P2 वो इस तरह से और इस तरह से दोनों साइड से फैल जाता है, ठीक है। और जैसे ही फैलता है तो ये जो इसका ये लगा हुआ है, ब्रेक शू लगे हुए, ये इसे चक्के से जाकर के चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड की हेल्प से गाड़ियों को स्टॉप किया जाता है, तो इससे इसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। जब किसी कंटेनर में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने प्रेशर के कारण नीचे की ओर आता है, ठीक है। वाटर के प्रेशर के कारण वो ऊपर की ओर जाता है और खुद के प्रेशर के कारण नीचे की ओर आता है। और इस कंडीशन में जो ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो जो आपका कंटेनर है वो ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में रखा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने कंटेनर लिया है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड की डेंसिटी हमने डी ली है, और यहाँ पे जो हमने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट डाला है उसका हाइट हो गया h और एरिया हो गया a। मान लेते हैं इसका वेट कितना होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, मतलब मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, ठीक है। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डेंसिटी का भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका ग्रेविटी, और ये हो गया आपका सॉरी मास, डेंसिटी और ग्रेविटी। उसके बाद उसके सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, जितना उसका एरिया होगा, जितना जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही उसका मास होता है। तो हम यहाँ पे m के प्लेस पर लिखेंगे a और s, तो ये आपका निकल गया F इज इक्वल टू a h d g। ये वाला जो इक्वेशन है ये हमने स्टार्टिंग में भी निकाला था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वेट जो है वो दोनों साइड से लग रहा है, एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन से और एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। ऊपर से जब जो फोर्स लग रहा है उसको हम F1 लेंगे, नीचे से जो फोर्स लगेगा उसको F2 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के लिए या फिर अपर फेस के लिए जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू P इंटू ए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए F इक्वल टू P इंटू ए, ठीक है। डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर F1 P1 के फॉर्म में रहेगा या F2 और P2 के फॉर्म पे रहेगा। अब देखिए लिक्विड इक्विलिब्रियम में कब होता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है जब उसके अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स इक्वल होगा या लगने वाला प्रेशर इक्वल होता है। हम यहाँ पे लेंगे F1 इक्वल टू F2, बट जब वो ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है। इस कारण से हम यहाँ पर F1 में ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको ऐड करेंगे, AHdg को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, और ये आपका हो गया यहाँ पे F2। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हमने पुट किया P1 P2 है, और P1 वाले टर्म को इस साइड जाकर के वहां से a कॉमन निकालेंगे, दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू H ये जो इक्वेशन आता है प्रेशर डिफरेंस बताता है कि अगर हमने यहाँ पे जो प्रेशर लगाया और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आता है। उसके बाद यहाँ पे इसका केस दिया हुआ है, फर्स्ट केस में लिखा है कि अगर P एंड Q जो दोनों पॉइंट्स है दोनों सेम लाइन पे होंगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल पे होते हैं, P और Q देखिए अगर हॉरिजॉन्टल पे होंगे
तो क्या होगा, ठीक है, अगर दोनों ही हॉरिजॉन्टल फोर्स, अभी वो वर्टिकल डायरेक्शन पर है पी और क्यू, दोनों अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उसकी हाइट है वो वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हाइट तब होती है जब कोई चीज वर्टिकल डायरेक्शन पे होता है, जब वो हॉरिजॉन्टल पे है तो वहाँ पे उसकी हाइट नहीं होगी। तो हाइट अगर 0 हो गई तो जो इक्वेशन आया है Q2 माइनस T1 इक्वल टू एच डी जी, वहाँ पे अगर हम एच की प्लेस पर 0 रख देंगे तो जो प्रेशर होगा वो दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होता है। इसके बाद सेकंड केस है इसका, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपका इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन आया था P2 माइनस T1 इज इक्वल टू एच डी जी। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब ग्रेविटी की प्लेस पर हम 0 रखेंगे, तो P2 माइनस T1 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा पूरा 0, और जो प्रेशर होगा वो भी दोनों साइड का इक्वल हो जाता है। मतलब कि अगर ग्रेविटी वहाँ पे एब्सेंट होता है तो इसपे जो प्रेशर लगेगा वो सेम है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही लगेगा, मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड का जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, अगर एक, हाँ हमको यहाँ पे प्रेशर निकालना है। ठीक है, अगर लेक के सरफेस पे इसका डेप्थ 5 मीटर दिया हुआ है, लेक के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो उसका टोटल प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हाइट की वैल्यू दी है, डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है और प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके P इक्वल टू पी ए प्लस एच डी जी लगा करके निकाल सकते हैं। तो मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। ये ड्रॉ देखेंगे, इस ड्रॉ में दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का आप शेप देखेंगे तो अलग अलग है, एक चौड़ा है और एक पतला है। ठीक है, इसमें ज्यादा लिक्विड भरा है, इसमें कम लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, दोनों को हमने सेम लेवल पे फिल किया हुआ है। ए थोड़ा सा बड़ा है बी के कंपेयर में, मतलब इसमें वाटर ज्यादा होगा बी के कंपेयर में। इसके बाद इन दोनों को हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, ए और बी आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, और उसके अलावा ए और बी के बीच में कोई भी वाटर फ्लो नहीं करता है। मतलब कि अगर इसमें और इसमें सेम लेवल का लिक्विड अगर फिल होगा तो ए और बी के बीच में वाटर का जो फ्लो है वो नहीं होता है, क्योंकि वाटर का फ्लो तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। मतलब कि अगर आपका जो कंटेनर है, अगर एक कंटेनर आपका हाइट पे रखा होगा और उसका जो पाइप है वो ऊपर साइड पर होगा, और एक कंटेनर अगर आपका लो पे रखा रहेगा, तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो हाई से लो की ओर, मतलब कि अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में क्या बताया कि टू वेजल्स कंटेनिंग डिफरेंट अमाउंट के हैं, लिक्विड फिल है, बट उसमें हमने जो लेवल लगाया हुआ है वाटर का वो इक्वल इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो नहीं होता है। उसके बाद है एटमोस्फियर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो अर्थ है वो चारों तरफ से एक एयर के एनवेलप से घिरा हुआ है, और ये जो एयर का एनवेलप है वो लगभग 300 किलोमीटर तक रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हम जो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, हमारे चारों तरफ एयर का बहुत बड़ा सा ओशन है। तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर का जो ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसको एटमोस्फियर कहा जाता है। एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मिक्स होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा वाटर वेपर भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और सल्फर, सारी चीजें एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो एयर की जो डेंसिटी है वो हमारे अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम
ऊपर की ओर जाते हैं, एयर की डेंसिटी जो है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते जाते कम होती जाती है। ठीक है, तो जैसे कि सारे सब्सटेंस की बात करें, सिमिलर टू अदर सब्सटेंस, एयर का भी वेट होता है और ये प्रेशर लगाता है। चलो, हाँ, तो मैंने बताया कि एयर का वेट होता है और वो प्रेशर लगाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के थ्रू जो प्रेशर लगता है उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसके बाद देखिए, अर्थ के सरफेस के पास का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है और उसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, पास्कल से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बार बार भी इसका एक यूनिट होता है, और टोर, तीन इसके यहाँ पे यूनिट दिए हुए हैं। इसको नापने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट यहाँ बताया गया है, एक होता है बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर की हेल्प से हम, ये सिंपल बैरोमीटर जो बताया गया है, इसकी हेल्प से हम एटमोस्फेयर के प्रेशर को मेजर करते हैं, बट मैनोमीटर की हेल्प से हम प्रेशर के डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और सिंपल बैरोमीटर क्या होता है इसके बारे में कल देखेंगे।
आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रही हूँ।